हेलो स्टूडेंट, दिस साइड सुदीप ग्रोवर, सीनियर फैकल्टी मेंबर इन्फॉर्मेंस कोर्स एडू। आज हम डिस्कस करेंगे पीयू एक्चुअल पेपर 2021। पार्ट 1 हम डिस्कस कर चुके हैं, आज पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। अप टू 56 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, आज 57 अप टू 75 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। मीन्स जितने क्वेश्चन मैथ्स के वो हम लेके चले हैं, अप टू 56 अबाउट 20 क्वेश्चन थे मैथ्स के। तो आज भी शायद हम इतने क्वेश्चन करेंगे, 15 टू 20 क्वेश्चन आज भी होंगे हमारे। पेपर बड़ा इजी था, आपके सामने है। पीयू पेपर हमेशा इजी आता है, बस आपका सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए, कोई टॉपिक आपका मिस नहीं होना चाहिए, कोई रिजल्ट आपका मिस नहीं होना चाहिए। पेपर हमेशा इजी आता है, बट आपको दो चीज़ें माइंड में रखनी है, स्पीड एंड एक्यूरेसी। स्पीड भी आपकी अच्छी होनी चाहिए और एक्यूरेसी भी आपकी होनी चाहिए, और कॉन्सेप्ट आपके सारे क्लियर होने चाहिए। तो पीयू पेपर हमेशा आपको ईजी लगेगा। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 57। ये क्वेश्चन हमारी असाइनमेंट का है। असाइनमेंट का क्या है, बड़ा पुराना क्वेश्चन है। The coordinates of the middle points of the triangle are given. We have to find the coordinates of the centroid. हमें मिड पॉइंट्स पता है, हमें ट्रायंगल के मिड पॉइंट्स पता है। क्या मिड पॉइंट्स है? 4 2 3 3 4 2, दिस इज अ 4 2, दिस इज 3 3 एंड थर्ड इज 2 2। तो आपको पता है, अगर मिड पॉइंट पता है तो आपको रिजल्ट भी पता होगा। सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल is same as centroid of the triangle formed by midpoints. Centroid of the triangle is same as centroid of the triangle formed by midpoints. तो centroid सेम होता है। तो आपको मिड पॉइंट गिवन है, तो आपको कहीं यहाँ से पॉइंट्स निकालने की जरूरत नहीं है, ABC निकालने की जरूरत नहीं है, सीधा मिड पॉइंट का सेंट्रोइड निकाल दो। मिड पॉइंट का सेंट्रोइड क्या बताओ? 4 प्लस 3, सेंट्रोइड होता गया, तीनों कोऑर्डिनेट को ऐड किया, 4 प्लस 3 प्लस 2 बाई 3 एंड 2 प्लस 3, दिस इज 3, 2 प्लस 3 प्लस 2 बाई 3, ये आपका सेंट्रोइड होगा। ओके स्टूडेंट, ठीक बोला मैंने, ये आपका सेंट्रोइड होगा। तो कितना बना स्टूडेंट्स? ये बन गया आपका 7 प्लस 2 9 बाई 3, 3 हो गया। ये आपका 7 बाई 3, दिस सेंट्रोइड 3,7 बाई 3। सो आंसर आ गया 3,7 बाई 3। सो आंसर इज फर्स्ट चॉइस। सिंपल क्वेश्चन है, मैंने आपको टाइम लगा दिया समझाने में। अदरवाइज जिस बच्चे ने कभी क्वेश्चन किया हुआ उसको पता है कि मिड पॉइंट का सेंट्रोइड और ट्रायंगल का सेंट्रोइड सेम होता है, तो सीधा मिड पॉइंट का सेंट्रोइड निकाल दिया, तो आपका आंसर आ गया फर्स्ट चॉइस। सिंपलेस्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 58, कोऑर्डिनेट ऑफ द फोकस। बताओ इसमें मैं क्या कराऊँ? अगर आपको पैराबोला पता है तो उसका फोकस का कोऑर्डिनेट क्या होता है? अगर आपका पैराबोला ये वाला है y² = 4x, तो उसका फोकस क्या होता है? इसका फोकस होता है a,0। ये क्या होता है? फोकस। यहाँ पर पैराबोला क्या है? y² = 8x, तो 8x मीन्स यहाँ पर a आपका 2 हो गया, तो यहाँ पर फोकस क्या होगा? 2,0। सिंपलेस्ट क्वेश्चन है, मैंने बोला बड़ी सिंपल क्वेश्चन है। फोकस होगा 2,0, फर्स्ट चॉइस। बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए ऐसे क्वेश्चन में, सेकंड्स में क्वेश्चन होते हैं, सेकंड्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 59 भी सेकंड्स वाला क्वेश्चन है। मैंने बोला है कि पेपर बड़ा इजी होता है। आपके सामने 3 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन हो चुके हैं, दोनों क्वेश्चन सिंपलेस्ट थे। ये क्वेश्चन भी क्या? डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस क्या? पैरेलल लाइंस है। तो लाइंस पैरेलल है। फर्स्ट लाइन क्या है? 3x + 4y = 9, 6x + 8y 6x + 8y = 15। दिस टू आर पैरेलल लाइंस। जब दो लाइंस पैरेलल होती हैं, ax + by + c0, ax + by + c'0, इनके बीच का डिस्टेंस क्या होता है? c - c' / (a²/b²). ये फार्मूला हर बच्चे को आना चाहिए, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस। हमेशा मैं बोलता हूँ पीयू में ये वाला कॉन्सेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। पीयू जैसी यूनिवर्सिटी में कई बार क्वेश्चन आ चुका है डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस, तो आज भी देख रहे हो डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन का क्वेश्चन आ गया। तो कांस्टेंट माइनस कांस्टेंट बाय √a²/b²। पर यहाँ पर AOB सेम होनी चाहिए, यहाँ AOB सेम नहीं है। यहाँ पर 3 या 6 है, 4 है, यहाँ 8 है, तो AOB सेम होनी चाहिए। तो पहली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करो। पहली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया, 6x + 8y = 18। तो इसको कुछ नहीं किया, सेम की सेम रह गई, ये हमारे पास आ गया। इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया। और दोनों का AOB सेम है, तो डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस का फार्मूला c - c' 18 - 15 3 by √a² + b², ये आ गया। तो 3/36 + 64, तो 3/100, 100 मीन्स 3/10 आपका आंसर आ गया। 3/10 डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस। तो ऐसे क्वेश्चन बड़े सिंपल होते हैं। मैं टाइम बस इसलिए लगा रहा हूँ कि आपको पहले मैंने आपको आर्टिकल समझा दिया, फिर मैं बच्चों ऐसी कैलकुलेशन आपको करके दिखा रहा हूँ। जब हम लोग तो सीधा बोलते हैं 3/10, पर आपको मैं बिल्कुल 0 लेवल चीज़ें करके दिखा रहा हूँ, ये आया वो आया, क्योंकि आपको मुश्किल नहीं आनी चाहिए। कई बच्चे ऐसे होते हैं जिन्होंने मैथ्स अभी ज़्यादा नहीं किया होता, तो उनको छोटी कैलकुलेशन मैं सीधा बोल दूँ 3/10, बच्चा सोचेगा सर आपको तो पता 3/10 आ गया, हमें भी करके दिखाओ, तो मैं आपको छोटी कैलकुलेशन करके दिखाता हूँ। ओके,
सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60, सेंटर सर्कल पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स, सर्कल पासिंग 3 पॉइंट्स, उसका सेंटर सर्कल क्या होगा? हर बच्चा कॉमन सेंस लगा सकता है। और 3 पॉइंट्स आपको गिवन है, सेंटर सर्कल पासिंग 3 पॉइंट 0 0 1 1 एंड -1 1, 3 पॉइंट्स ऐसे हैं। अदरवाइज इसका वे भी होता है, हमें पता है कि 3 पॉइंट से सर्कल कैसे निकालते हैं, उसका वे हमारे पास है, बट हम नहीं करेंगे। हमें सेंटर सर्कल मांगा गया है, तो सेंटर सर्कल क्या होता है? उसका डिस्टेंस फ्रॉम 3 पॉइंट शुड बी सेम, और सेंटर सर्कल है उसका डिस्टेंस फ्रॉम 3 पॉइंट्स क्या होना चाहिए? इक्वल टू रेडियस, शुड बी सेम। तो आप चॉइसेस का पॉइंट पकड़ो, देखो किसका डिस्टेंस तीनों पॉइंट से सेम है, किसका डिस्टेंस तीनों पॉइंट से सेम है। मैं फर्स्ट पॉइंट का देखता हूँ, और बड़ा सिंपल से पॉइंट, बड़ा सिंपल है, 0 0 1 1, ये वो बड़े सिंपल पॉइंट्स है। तो इसका डिस्टेंस देखते हैं, इसका फर्स्ट पॉइंट का डिस्टेंस क्या है? यहाँ सीधा देख लो, फर्स्ट पॉइंट का डिस्टेंस है 1 - 0 का स्क्वायर, 0 - 0 का स्क्वायर 1 है। फर्स्ट पॉइंट का उससे डिस्टेंस क्या है? वो भी 1 आ गया बाई चांस। फर्स्ट पॉइंट का इससे डिस्टेंस भी 1 - 1 का स्क्वायर, 0 - 1 का स्क्वायर, वो भी 1 आ गया, वो भी 1 आ गया, 2 डिस्टेंस सेम आ गई। चलो ठीक है। तीसरे पॉइंट का इससे डिस्टेंस क्या है? 1 + 1 का स्क्वायर, वो बढ़ गया, वो आ गया 1 + 1 का स्क्वायर, वो डिस्टेंस बढ़ गया 1 + 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, डिस्टेंस आपका 1 नहीं आया, तो फर्स्ट चॉइस फेल। मैंने माइंड में पेपर में फर्स्ट पॉइंट का तीनों से डिस्टेंस देखा, उसका 2 से डिस्टेंस सेम आ रहा था, उससे डिस्टेंस सेम नहीं आया, तो फर्स्ट चॉइस फेल। सेकंड चॉइस देखते हैं 0 1, 0 1 का तीनों से डिस्टेंस देखते हैं, 0 1 का 0 0 से डिस्टेंस 1 आ गया, 0 1 का 1 1 से डिस्टेंस अगेन 1 आ गया, 0 1 का थर्ड से डिस्टेंस 1 का स्क्वायर अगेन 1 आ गया, उसका तीनों से डिस्टेंस 1 आ गया, 0 1 का तीनों से डिस्टेंस 1 आ गया। आपको डिस्टेंस फार्मूला आता है ना, मैं डिस्टेंस फार्मूला लगा रहा हूँ, मेघा से दिखाने की आपको जरूरत नहीं है, आपको डिस्टेंस फार्मूला सभी बच्चों को आता है। इसका से डिस्टेंस देखा, हर बच्चे को डिस्टेंस फार्मूला लगाना आता है। तो मैच्योरिटी बातें बता रहा हूँ आपको, √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर मैं लगा रहा हूँ। तो ये आप डिस्टेंस माइंड में लगाओ, पेपर भी करने की जरूरत नहीं है। इसका डिस्टेंस जो है तीनों पॉइंट से सेम आ रहा है, सो आंसर क्या होगा? बी चॉइस। क्वेश्चन नंबर 61, इक्वेशन ऑफ डायमीटर ऑफ द सर्कल, डायमीटर ऑफ द सर्कल। देखो ऐसे क्वेश्चन में डायमीटर निकालने की अब जरूरत नहीं पड़ती, पहले आपको इसका सेंटर पता होना चाहिए। इस सर्कल का सेंटर क्या है? x² + y², सर्कल क्या है? x² + y² -6x + 2y 0। इसका सेंटर है -½ दिस -½ दिस, ये सेंटर हो गया, -½ दिस -½ दिस, सेंटर आ गया 3 - 1। अगर कोई डायमीटर है वो इस पॉइंट, ये पॉइंट उसको पक्का सेटिस्फाई करेगा। क्यों? अगर ये सेंटर है तो ये पॉइंट जो है सेंटर है वो डायमीटर को हमेशा सेटिस्फाई करता है, तो आपका जो सेंटर है वो डायमीटर को सेटिस्फाई करेगा। देखते हैं कि कितनी चॉइसेस इसको सेटिस्फाई करती हैं। एक से ज़्यादा करेगी फिर हम फंस जाएंगे, फिर हम कुछ और सोचेंगे। अभी देखते हैं कितनी चॉइसेस इसको सेटिस्फाई करती हैं। फर्स्ट चॉइस में डाला 3 - 1, 3 - 1 डाला, नो 0 नहीं आया, मैंने देख लिया, आप भी चेक कर सकते हो। फर्स्ट चॉइस में 3 - 1 डाला, 0 नहीं आया। सेकंड चॉइस में 3 - 1 डाला, 0 आ गया। अभी इसको आंसर नहीं मार्क करेंगे, अभी अगली चॉइस में चलते हैं। थर्ड चॉइस में 3 - 1 डाला, 0 नहीं आया। फोर्थ चॉइस में 3 - 1 डाला, 0 नहीं आया। तो ओनली सेकंड चॉइस में 3 - 1 0 आ रहा है। इट मीन्स कि सेकंड चॉइस जो है उस लाइन को सेटिस्फाई कर रही है, सो दैट लाइन इज नाउ डायमीटर। तो आपका आंसर क्या होगा? बी चॉइस आ गया। ओके, आपको डायमीटर निकालने की जरूरत नहीं पड़ी, आपने सीधा ही चॉइसेस। पर ऐसे क्वेश्चन पहली बार नहीं कर रहे, ऐसे क्वेश्चन बड़े कॉमन से होते हैं। पहले आपने आराम से अपना सेंटर निकाला, चॉइसेस में से देखा कौन सी चॉइस इसको सेटिस्फाई कर रही है, ओनली सेकंड चॉइस उसको सेटिस्फाई कर रही है, तो आपका आंसर हो गया सेकंड चॉइस। नाउ क्वेश्चन नंबर 62, लिमिट ऑफ दिस। तो लिमिट का क्वेश्चन आ गया, तो अब लिमिट्स के क्वेश्चन, लिमिट, डेरिवेटिव, ऐसे क्वेश्चन आने शुरू हो जाएंगे। तो लिमिट का क्वेश्चन आ रहा है, लिमिट x टेंड्स टू 0, लिमिट x टेंड्स टू 0 √1 + x माइनस √1 - x बाई x। ये लिमिट का बेसिक क्वेश्चन है। सो पहली बात है कि जब भी लिमिट का क्वेश्चन आता है हम ट्राई करते हैं कहीं 0/0 फॉर्म तो नहीं, नीचे 0 डाला 0 आ गया, ऊपर 0 डाला 0 आ गया, 0/0 फॉर्म है। ये 0/0 फॉर्म है। अगर 0/0 फॉर्म है देन अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल, अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल मीन्स डायवेटिव बाई डायवेटिव। तो डायवेटिव बाई डायवेटिव, नीचे का डायवेटिव तो 1 आ गया, ऊपर का डायवेटिव 1/2 √1 + x, अगेन 1/2 √1 - x, माइनस मैंने आगे लगा दिया, माइनस का डायवेटिव माइनस आना था, माइनस मैंने आगे लगा दिया, प्लस हो गया, ये डायवेटिव आ गया। क्या लगाया मैंने एल हॉस्पिटल रूल लगाया, डायवेटिव बाई डायवेटिव। नीचे का डायवेटिव 1 आया, ऊपर का डायवेटिव आया। अब x को 0 डाल दिया तो 1/2 + 1/2 आपका 1 आ गया। सो लिमिट आ गई 1, तो इसका आंसर क्या हो गया? फर्स्ट चॉइस 1। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन,
एल हॉस्पिटल रूल का सिंपल सा क्वेश्चन था। ये ऐसे क्वेश्चन हम कई ज़्यादा कर चुके हैं, मे भी शायद सेम क्वेश्चन भी कर चुके हैं, इतना सिंपल क्वेश्चन है। नाउ क्वेश्चन नंबर 63, डाइवर्सिटी ऑफ द फंक्शन एट x इज इक्वल टू 1। तो फंक्शन क्या है? फंक्शन मेरे पास है साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसका मुझे डेरिवेटिव चाहिए एट x इज इक्वल टू 1। इसका डेरिवेटिव चाहिए एट x इज इक्वल टू 1। तो इसका डेरिवेटिव करने बैठ गए तो साइन इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है? 1 बाई अंडर 1 माइनस समथिंग का स्क्वायर इनटू उसके अंदर का डेरिवेटिव। बड़ा लंबा क्वेश्चन हो जाएगा। पहले साइन इनवर्स का डेरिवेटिव, देन चेन रूल से चेन रूल लगाना पड़ता है ना, चेन रूल लगाना पड़ता है। जिस पहले मैं ये डेरिवेटिव करूंगा, देन इसको x मानूंगा, फिर इस x का डेरिवेटिव करूंगा, तो क्वेश्चन काफी लंबा हो जाएगा। पर अगर आपको पता है कि ये किसका फार्मूला है, ये फार्मूला है 2 tan इनवर्स का फार्मूला है, जो मैं क्लासेस में आपको बताता हूँ। 2 tan इनवर्स के 3 फार्मूले होते हैं, उनमें से एक फार्मूला ये 2 tan इनवर्स का फार्मूला है। अगर आपको पता है 2 tan इनवर्स का फार्मूला है तो काम खत्म, फिर तो क्वेश्चन खत्म हो गया। ये आपका y है, y आपका ये बन गया, और ये है तो उसका डेरिवेटिव क्या हो गया? तो y का डेरिवेटिव हो गया 2 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सिंपल, बिना ज़्यादा पेन चलाए। कहाँ पर चाहिए? मुझे 1 पे चाहिए, डेरिवेटिव चाहिए एट 1। एट 1 डेरिवेटिव क्या होगा? x को 1 डाल दो, आपका आंसर आ गया 1। सो डेरिवेटिव क्या आ गया? 1 आ गया। सो सिंपल क्वेश्चन आपके सामने मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, सिंपलेस्ट क्वेश्चन है। ओके, बस आपके फार्मूला आना चाहिए, और बड़ा कॉमन फार्मूला है वाला 2 tan इनवर्स x। मैं इसका प्रूफ अभी नहीं बता रहा, पर यहाँ थोड़ा सा हमने प्रूफ किया है। x को tan थीटा डाल दिया, जिनको नहीं पता उनके लिए हम प्रूफ करते हैं। x को tan थीटा डाल दिया, ये sin 2 थीटा का फार्मूला बन गया। साइन इनवर्स sin 2 थीटा होता है, साइन इनवर्स sin 2 थीटा होता है। थीटा की वैल्यू क्या ली थी? tan इनवर्स x, तो 2 tan इनवर्स x हो गया। बट ये आपको इतना काम करने की जरूरत नहीं है, ये काम क्लासेस का काम होता है। ये पेपर में जाकर हम इतना काम नहीं करते। पेपर में सीधा बोलते हैं दिस इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स x। पेपर में अगर काम करने बैठ गए तो टाइम बड़ा वेस्ट होगा, पेपर में काम नहीं करते। ओके, ये काम सीधा क्लासेस में होते हैं। क्लासेस में करवा चुका हूँ, ये 2 tan इनवर्स कैसे आया मैं बता चुका हूँ आपको, और दोबारा बताऊंगा तो आपका मेरा टाइम सभी का टाइम वेस्ट होगा। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 64। क्वेश्चन नंबर 64 क्या है? ये तो कॉमन सेंस या हम कर चुके हैं, ये तो हमारा बेसिक फार्मूला है। x की बाय n का nth डेरिवेटिव क्या होता है? फैक्टोरियल n। कहाँ है? बी चॉइस में। x की बाय n का nth डेरिवेटिव, ये पावर n नहीं है, nth डेरिवेटिव है। x की बाय n का nth डेरिवेटिव क्या होता है? फैक्टोरियल n। ये तो रिजल्ट है, हमें पता भी है। किसी को नहीं भी पता तो 1-2 डेरिवेटिव करके देख लो। पहला डेरिवेटिव करो, दूसरा डेरिवेटिव करो, तीसरा डेरिवेटिव करो, उसको जनरलाइज कर दो। तो अदरवाइज ये फार्मूला है बी चॉइस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65। ऑल द पॉइंट्स ऑन द कर्व एट विच टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पहले टेंजेंट निकालनी पड़ेगी, टेंजेंट का स्लोप निकालना पड़ेगा एक्चुअली। तो ये है क्या? वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस साइन एक्स। तो अगर टेंजेंट की बात कर रहे हैं तो हमें डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, स्लोप निकालना पड़ेगा। तो इसका स्लोप आ गया 1 प्लस कॉस एक्स, ये आ गया, ये डेरिवेटिव आ गया। तो डेरिवेटिव क्या आ गया? डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस कॉस एक्स बाई 2y, ये आपका डेरिवेटिव आ गया। ओके, उसने क्या बोला है? उसने बोला दिस इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। जब कोई चीज़ पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो उसका स्लोप क्या होता है? 0। जब कोई चीज़ पैरेलल टू एक्स एक्सिस है उसका स्लोप होता है 0। तो अगर ये आपका जो टेंजेंट है ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो उसका स्लोप क्या होगा? 0। दिस इज 0, इसको 0 कर दिया। ओके, बिकॉज आपको पता है टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो स्लोप भी 0। दिस 0 मीन्स 1 प्लस कॉस 0, 1 प्लस कॉस 0 मीन्स कॉस इज -1। तो इससे हम क्या कर सकते हैं? उसने क्या पूछा हमसे कि ये क्या बनने वाला है, क्या ये हमारे पास है पॉइंट्स क्या बनने वाले हैं। तो हमारे पास यहाँ आ गया साइन एक्स 0, साइन एक्स 0 आ गया। तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा? कोस एक्स -1 आ गया। कोस एक्स -1 कब होता है? कोस एक्स -1 होता है व्हेन एक्स इज अ ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। कोस -1 कब होता है? व्हेन एक्स इज अ ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। तो x is the odd multiple of pi means 2n plus 1 pi. x is the odd multiple of pi. cos x -1 ये हर बच्चे को पता है, odd multiple pi. तो x 2n plus 1 pi होगा, उस केस में sin x क्या होगा? any multiple of pi, sin क्या होता है? 0 होता है। तो sin आपका 0 हो जाएगा, sin आपका 0 हो गया। देखो sin 0 होने से क्या फायदा हो गया कि आपकी कर्व क्या बन गई बच्चों? आपकी कर्व बन गई, क्या बन गई बोलो? साइन अगर 0 होगा तो कर्व क्या बन गई? ये कर्व बन गई y² इज इक्वल टू एक्स।
ये कर्व बन गई y स्क्वायर इज इक्वल टू x, y स्क्वायर इज इक्वल टू x मींस क्या बन गई, पैराबोला। तो आपका आंसर आ गया सी चॉइस। ये क्वेश्चन अच्छी कैटेगरी का क्वेश्चन था, ये उतना सिंपल नहीं था। क्यों नहीं सिंपल था, यहाँ थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ा, मैं भी थोड़ा सा सोचने बैठ गया था कि इसके बाद मैं क्या करूँगा। यहाँ पर जाने के बाद बच्चा सोचता है कि अब मैं क्या करूँ, इसके बाद कोई इन्फॉर्मेशन हमारे पास है ही नहीं थी, इसके बाद कोई इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं थी, हम क्या करेंगे। हमने बस थोड़ा सा दिमाग लगाया कि cos x माइनस 1 है तो x क्या, ऑड मल्टीपल पाई, ऑड मल्टीपल पाई पे साइन क्या होता है, जीरो होता है, तो साइन को जीरो कर दूंगा तो कर्व बन जाएगी y स्क्वायर इज इक्वल टू x, इट मींस पैराबोला। तो ये क्वेश्चन बड़ा सिंपल हो जाएगा, बट एक छोटी सी बात है, यहाँ पर बच्चा फंस जाता है। इसके आगे हम यहाँ पहुँच गए आराम से, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, पैराबोला आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66 क्वेश्चन में थोड़ी सी उसने गलती कर दी। उसने क्वेश्चन तो पूछ लिया इंटीग्रेशन का, मोड पूछ लिया। मोड पूछने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर उसने प्रॉब्लम ये खड़ी कर दी कि यहाँ पर डी का ये इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन आ गया। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में मोड वाले क्वेश्चन में हम नहीं कर सकते, क्योंकि हमें पता ही नहीं कि एक्स की वैल्यूज़ कहाँ जा रही है। जब हमें एक्स की वैल्यू नहीं पता कहाँ जा रही है तो मोड को कैसे ओपन करेंगे हम। जब यहाँ अगर ऐसा क्वेश्चन होता तो डी का क्वेश्चन होता, डी में क्या होता है, इंटीग्रेशन फ्रॉम डैट टू डैट, तब हम मोड का क्वेश्चन कर सकते हैं। यहाँ पर मोड का क्वेश्चन करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं होगा। ये क्वेश्चन एक्चुअली रॉन्ग था, तो हमने इसको रॉन्ग बोल दिया, रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग, इसको काटा मार दिया, दिस इज रॉन्ग क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 67 अगेन इंटीग्रेशन का क्वेश्चन आ गया। इंटीग्रेशन का क्वेश्चन क्या है इस बार इंटीग्रेशन ऑफ cos √x बाय √x। अब बताओ इतना सिंपल क्वेश्चन जब आएगा तो आप बताओ इससे सिंपल क्वेश्चन को क्या पूछेगा आपसे, cos √x बाय √x। हर बच्चे को पता है कि √x को t लोगे अगर आप तो 1/2 √x dx क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। इट मीन्स कि dx बाय √x 2dt हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2dt हो जाएगा। बस ये आपको छोटी सी इंफॉर्मेशन तो रेडीमेड पता होती है, ये इन्फॉर्मेशन आपको बतानी नहीं पड़ती, रेडीमेड आपको पता होती है। इतने क्वेश्चन आप कर चुके होते हैं, रेडीमेड पता होती है। तो आपका क्वेश्चन क्या हो गया, ये √x 1/√x 2dt हो गया, तो क्वेश्चन हो गया 2 cos t। क्वेश्चन क्या हो गया, 2 cos t dt। देखो जरा ठीक कर रहा हूँ मैं, √x को t डाल दिया और dx को मैंने dx पर √x को 2dt डाल दिया, ये क्वेश्चन हो गया। तो 2 cos t की इंटीग्रेशन क्या होती है, 2 sin t, 2 sin t प्लस c। t मेरा क्या है, t मेरा है √x, तो आपका आंसर आ गया 2 sin √x प्लस c, 2 sin √x प्लस c, तो आपका आंसर आ गया सी चॉइस। सिंपल क्वेश्चन था, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। ओके, 2 sin √x प्लस c। ओके क्लियर बच्चों, देख सकते हो आप, बड़ा सिंपल क्वेश्चन था। नाउ अगला क्वेश्चन थोड़ा सा बेटर क्वेश्चन है। मैंने बोला कि कुछ क्वेश्चन अच्छे भी आते हैं पीयू में, कुछ क्वेश्चन अच्छे आ सकते हैं। ये 68 क्वेश्चन मुश्किल तो नहीं है, पर मैं कहूँगा बाकियों से बेटर क्वेश्चन है। जैसे बाकी क्वेश्चन होते हैं बिना पेन चलाए हो जाते हैं, ये क्वेश्चन बिना पेन नहीं चलाने वाला होने वाला, इसके लिए आपको पेन अच्छे तरीके से चलाना पड़ेगा। एरिया ऑफ दिस कॉमन कर्व। अब कॉमन कर्व क्या है, एक कर्व जो है, चेक करो कर्व क्या है आपकी, जो कर्व्स है वो है x इज इक्वल टू -2y², दूसरी कर्व है x इज इक्वल टू 1 - 3y²। अगर थोड़ा सा भी समझते हो, दोनों कर्व्स पैराबोला हैं, दोनों कर्व्स पैराबोला है। पहली कर्व है y² इज इक्वल टू -12x, दूसरी कर्व है, इसको मदद ले जाऊंगा तो y² इज इक्वल टू x - 1/3। चेक करो ठीक कर रहा हूँ मैं, तो इसको उधर ले गया, x - 1 हो गया, और नहीं -1 - x होगा मे बी, इसको उधर ले गया तो x - 1 डिवाइड बाई -3, हाँ 1 - x/3, ये हो गया 1 - x/3। दो कर्व्स मेरे पास आ गए, दो पैराबोला मेरे पास आ गए, दो पैराबोला मेरे पास आ गए। इसको मैं माइनस को कॉमन लेके इसको मैं ऐसा कह सकता हूँ x - 3, x माइनस क्या बोल सकते हैं बाई 3 कॉमा x - 1, ये सिंपल। तो ये हमारे पास आ गए, दो पैराबोला हमारे पास ऐसे बन गए। ओके चेक करो, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। 1/3 कॉमन लिया, बिल्कुल ठीक है, दो पैराबोला बन गए हैं। अब ये दोनों पैराबोला कैसे बन गए, दोनों पैराबोला इस टाइप के हैं, y² इज इक्वल टू 4x, a इज नेगेटिव। तो ये पैराबोला कैसे होते हैं, ये पैराबोला ऐसे होते हैं, ये वाले पैराबोला, दोनों पैराबोला इस साइड है, बिकॉज दोनों का जो 4a है, दोनों का जो 4a है वो नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, दोनों का 4a नेगेटिव है, दोनों पैराबोला इस टाइप के होंगे। उनका वर्टेक्स क्या होगा, जब वर्टेक्स बस वर्टेक्स पे हो बेंड करेंगे, तो पहला जो पैराबोला है वो कहाँ बेंड करेगा, सेकंड पैराबोला का बेंड करेगा, वो आपको पता होना चाहिए। पहला जो पैराबोला है वो तो सिंपल है, y² इक्वल 4x वाला। पहला जो पैराबोला वो तो बिल्कुल सिंपल है, y² इक्वल 4x, तो उसका वर्टेक्स 0 0 है, वो तो पैराबोला ऐसे जाएगा, बिल्कुल सिंपल।
उसमें तंग नहीं किया हमें, फर्स्ट पैराबोला ने हमें तंग नहीं किया और सिंपल ऐसे जाएगा। सेकंड जो पैराबोला है उसका वर्टेक्स है, उसका वर्टेक्स क्या है, उसका वर्टेक्स है 1,0, तो 1,0 से बेंड करेगा, 1,0 से बेंड करेगा और बेंड करके वो दोनों को इसको कट भी करेगा, तो वो पैराबोला ऐसे जाएगा, ऐसे कट करेगा, फिर वो ऐसे कट करके जाएगा। दो पैराबोला बना दी मैंने, एक पैराबोला बनाया ये वाला, एक पैराबोला बनाया ये वाला। ओके, दोनों पैराबोला आपके सामने हैं। हमें चाहिए एरिया कॉमन टू दिस टू। एरिया कॉमन टू दिस टू मीन्स हमें ये वाला एरिया चाहिए। क्वेश्चन समझ आ गया आपको? हमें ये वाला कॉमन एरिया चाहिए। देखा आपने, हमें दोनों पैराबोला बना दिए, हमें कॉमन एरिया चाहिए। तो कॉमन एरिया जो है इस बार मैं प्रेफर करूंगा, इस बार मैं एरिया जो निकालूंगा विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस निकालूंगा। पहले हम विद एक्स एक्सिस निकालते हैं, इस बार विद वाई एक्सिस निकालूंगा, क्योंकि एरिया जो आ रहा है विद वाई एक्सिस अच्छा लग रहा है। ये भी विद वाई एक्सिस, ये भी विद वाई एक्सिस, तो बेटर होगा। अदरवाइज विद एक्स एक्सिस भी निकाल सकते हो, पर मैं ट्राई करूंगा इस बार मैं फार्मूला जो एरिया का फार्मूला लगाने वाला हूँ वो मैं इस बार एरिया का फार्मूला क्या लगाने वाला हूँ, इंटीग्रेशन एक्स डी वाई। मैं इस बार ये एरिया का निकालने वाला हूँ। ये फार्मूला कब लगाते हैं? जब विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस लगाते हैं। इस बार मैं जो एरिया निकालूंगा विद वाई एक्सिस निकालूंगा। उससे फ़ायदा ये भी हो जाएगा कि मुझे वाई नहीं निकालना पड़ेगा। अदरवाइज मैं वाई निकालूंगा तो अनरोड में आ जाएगा, आपके लिए मुश्किल आ जाएगी। मैं एक्स निकालूंगा, मैं यहाँ पर एक्स कर्व निकालूंगा, वो मेरे लिए ईजी होगी निकालनी। और दूसरी बात है मुझे इंटरसेक्शन पॉइंट चाहिए। इंटरसेक्शन पॉइंट, ये 2 पॉइंट चाहिए। इंटरसेक्शन पॉइंट दोनों क्या होंगे? तो यहाँ पर हम लोग दोनों का वाई स्क्वायर इक्वल कर देते हैं। दोनों का वाई, पहले का वाई स्क्वायर क्या है? पहले का वाई स्क्वायर इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने वाला हूँ। पहले का वाई स्क्वायर है -12x, दूसरे का वाई स्क्वायर है 1 - x/3। दोनों का वाई स्क्वायर इक्वल कर दिया, उससे x की वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू आएगी तो y की वैल्यू आ जाएगी। दोनों का वाई स्क्वायर इक्वल कर दिया, इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल रहा हूँ। पहले का वाई स्क्वायर ये है, दूसरे का वाई स्क्वायर ये है, दोनों वाई स्क्वायर इक्वल कर दिए। तो ये हमारे पास आ गया -3x इक्वल टू 2 - 2x। ये आ गया हमारे पास -x इक्वल टू, तो x की वैल्यू आ गई -2, x की वैल्यू -2 आ गई, x आ गया -2। x को -2 डालेंगे तो y क्या आ गया? किसी एक में डाल दो। x को -2 इसमें डाल दो, इसमें डाल दो, आपकी मर्जी है। x को -2 मैंने पहली वाली कर्व में डाल दिया, x को -2 डाल दिया तो ये आ गया 1, तो y आ गया +-1। तो ये वाला पॉइंट आ गया -2 + 1, ये पॉइंट आ गया -2 - 1। ओके, आपने पहले क्या किया? दोनों को वाई स्क्वायर इक्वल कर दिया, एक्स पॉइंट निकाल लिया, एक्स पॉइंट निकाल के एक्स को किसी एक कर्व में डाल दिया, वहाँ से वाई के 2 पॉइंट्स आ गए। तो अब आपको दोनों प्रॉपर मिल गए कि ये वाई यहाँ पर क्या है, ये आपका 1 है, ये आपका वाई ऊपर वाला +1 है, नीचे वाला -1 है। आपको सारा कुछ मिल गया। अब एरिया निकालने की बारी रह गई है। एरिया के लिए मैं फार्मूला क्या लगाना चाह रहा हूँ? बिटवीन 2 कर्व्स है, तो मैं इस पर फार्मूला लगाऊंगा, इस पर विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस निकालूंगा, विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस। पहले का एक्स क्या होगा? जब विद रिस्पेक्ट टू वाई निकालना है तो पहले का एक्स क्या होगा? पहले का एक्स हुआ, देखो स्टूडेंट्स, पहले का एक्स क्या होगा? पहले का एक्स हुआ माइनस पहली वाली कर्व से एक्स दिया हुआ है भाई, वो तो अच्छी बात है, शुरू में दिया हुआ, हमें करने की जरूरत नहीं पड़ी। पहले का एक्स है, दूसरे एक्स है, वो तो बड़ी अच्छी बात होगी, वो तो हमें रेडीमेड दिया हुआ एक्स, दोनों का एक्स हमें रेडीमेड दिया हुआ, हमें करने की जरूरत नहीं। वहीं से तो हमने वाई को निकाला था, एक्स से तो हमने वाई को निकाला था, दोनों को एक्स हमें दिया हुआ है। तो ऊपर की कर्व आपका जो एरिया होता है वो क्या होता है? -1 to 1। अगर विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस निकाल रहे हो तो आपका एरिया होगा -1 to 1, दिस -1 to 1। ऊपर की कर्व आप इसको, ये आपके ऊपर की कर्व थी, आप जो मर्जी ऊपर नीचे ले लो, उसका कोई इश्यू नहीं है। दिस कर्व -1 to 1, दिस कर्व, तो ये आपका एरिया बन जाएगा। आपका जो एरिया आएगा -1 to 1, ऊपर की कर्व 1 - 3y², -1 to 1, नीचे की कर्व -2y²। ये आपको इंटीग्रेशन करनी है बस। अब ये इंटीग्रेशन करके आपको आंसर निकालना है, तो ये आपके पास काम होगा बस अब करने वाला। दिस इज dy। ओके, तो इसकी इंटीग्रेशन आप करके जो आप आराम से कर लोगे, और सिंपल सी क्वेश्चन है। 1 की इंटीग्रेशन y हो गई, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो दिस, ये थोड़ा सा स्पेस मुझे ज़्यादा चाहिए। आपको अगर समझ नहीं आ रहा तो मैं इसको थोड़ा प्रॉपर लिख लेता हूँ। ये मैं यहाँ थोड़ा स्पेस ले लेता हूँ, यहाँ थोड़ा स्पेस ले लेते हैं। -1 to 1, ऊपर की तरफ 1 - 3y² dy, -1 to 1, नीचे की तरफ -2y²। अब ठीक है, तो ये आप आराम से इसकी इंटीग्रेशन निकाल सकते हो। 1 की इंटीग्रेशन y होगी, उसकी इंटीग्रेशन y³ 3 होगी। ये तो ओके, यहाँ पर अगेन y³ 3 होगी, तो इंटीग्रेशन लगा के अब वैल्यू को डाल देना। ऐसे यहाँ पर हमने किया हुआ है, दोनों की इंटीग्रेशन निकाल दी। आपको यह दोनों को इकट्ठा ही कर लो, जैसे हमने वहाँ पर दोनों को इकट्ठा ही कर लिया। दोनों को इकट्ठा करूँगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। -1 to 1, ये होगा 1 - 3y² + 2y²। देखो कई चीज़ें ना सिंपल होती हैं,
तो 3 माइनस 3y² प्लस 2y², तो अब ये सिंपल सी इंटीग्रेशन आएगी 1 माइनस y², बस ये इंटीग्रेशन आएगी जो कोई भी स्टूडेंट कर सकता है। तो ये इंटीग्रेशन होगी y माइनस y³ फ्रॉम -1 to 1, तो 1 डालोगे तो 1 माइनस, अब देखो वैल्यू डालना आपके ऊपर है, मैं एक एक चीज़ करूँगा तो टाइम वेस्ट होगा यहाँ पर। वैसे तो ये इवन फंक्शन था, ट्वाइस भी कर सकते थे आप, बिकॉज फंक्शन इवन था, ट्वाइस भी कर सकते थे। तो ट्वाइस ऑफ 1 माइनस 1/3, तो 2/3 4/3 आपका आंसर आना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, आंसर 4/3 आ रहा है। तो थोड़ा सा मैंने कहा लंबा क्वेश्चन हो रहा है, मैंने पहले ही बोला है पहला क्वेश्चन मुझे अच्छे वाला मिला आज का पहला क्वेश्चन मिला जो जिसमें मुझे अपना दिमाग लगाना पड़ा कि कैसे करना है, क्योंकि यहाँ पर पहले 2 पैराबोला बनाने पड़े, उसके बाद मैंने इंटरसेक्शन पॉइंट निकाला, इंटरसेक्शन पॉइंट के बाद मैंने दोनों को विद रिस्पेक्ट टू y किया इंटीग्रेशन, विद रिस्पेक्ट टू x नहीं किया, विद रिस्पेक्ट टू y किया, और विद रिस्पेक्ट टू x करता तो मुझे y दोनों का y निकालना पड़ता, वो बड़ा मुश्किल हो जाता, ये अनडू आता, ये अनडू आता, फिर आपके लिए ज़्यादा मुश्किल हो जाता। मैं विद रिस्पेक्ट टू y कर लिया, उससे फ़ायदा क्या हो गया, दोनों का x निकालना पड़ा, उसका भी x निकाला, उसका भी x निकाला, और इंटरसेक्शन पॉइंट तो आपने आराम से निकाल लिए -1 to 1, तो उससे इंटीग्रेशन थोड़ी ईजी हो गई। बच्चों को हैबिट होती है हमेशा इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x करने की, और विद रिस्पेक्ट टू x करोगे दोनों का y निकालना पड़ेगा, वो आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा, मेरे लिए भी आपके लिए भी मुश्किल हो जाएगा। तो बेटर है कि जो भी वे समझा रहे हैं, कई बार हमें विद रिस्पेक्ट टू y निकालने से ज़्यादा फायदा होता है, हमारी हैबिट है विद रिस्पेक्ट टू x करने की, पर क्लासेस में आपको कई बार बोलता हूँ मैं कि विद रिस्पेक्ट टू y भी निकाला करो कभी कभी, तो इससे विद रिस्पेक्ट टू y निकालोगे तो आपकी दोनों कर्व्स रेडीमेड मिल जाएंगी आपको। देखो दोनों कर्व्स रेडीमेड मिल गई, ये भी रेडीमेड होगी, ये भी रेडीमेड होगी, सिंपल आपने इंटीग्रेशन की, आपका आंसर रेडी हो गया। ओके, ये क्वेश्चन 1-2 बार देख लेना, ये क्वेश्चन सच में अच्छा क्वेश्चन था, इसको 1-2 बार देख लेना, आपको समझने में 1-2 बार मुश्किल आएगी, पर क्वेश्चन 1-2 बार देख लोगे तो क्वेश्चन आसान लगेगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69, इक्वेशन कर्व हुज स्लोप इज गिवन बाय 2y/x। स्लोप क्या होता है, dy/dx, स्लोप होता है dy/dx, क्या वो 2y/x विच पासिस थ्रू द पॉइंट 1,1, ये आपका स्लोप हो गया। अब इसका क्या फ़ायदा हुआ, हमें इक्वेशन कर्व चाहिए। जिसने कभी डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर किया हुआ है उसको पता कि ऐसे क्वेश्चन हम कई बार कर चुके हैं, स्लोप इज गिवन बाय, ग्रेडियंट इज गिवन बाय, तो स्लोप इज गिवन बाय, तो ये क्वेश्चन किसका, डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है। तो इसको वेरिएबल सेपरेट फॉर्म लगाओ, वेरिएबल्स को सेपरेट करो, y वाली चीज़ को एक तरफ कर दो, x वाली को एक तरफ कर दो, ये वेरिएबल सेपरेट हो गए, y एक तरफ आ गया, x एक तरफ आ गया। इंटीग्रेट बोथ साइड, तो इसकी इंटीग्रेशन होगी 1/2 log y, उसकी इंटीग्रेशन होगी log x प्लस c को log c बोल सकते हो, प्लस c को log c बोल सकते हो। ओके, ये हमारे पास आ गया। तो हाफ को उधर लेके जाना है, उधर ले जाओ, आपके ऊपर डिपेंड करता है। यहीं पर आप पॉइंट डाल दो, 1,1 पॉइंट है तो आप पॉइंट डाल सकते हो यहाँ पर। ओके, दिस पासिस टू 1, या तो c को log c को ना c रहने दो, क्योंकि पॉइंट तो डालना ही है मुझे, पॉइंट तो डालना ही है, तो c को log c करने की जरूरत नहीं है। पॉइंट कौन सा, 1 है, सीधा x को 1 डाला, y को 1 डाला, बड़ी अच्छी बात होगी। x को 1 डाला log 1 0 हो गया, y को 1 डाला log 1 0 हो गया, तो c की वैल्यू 0 आ गई, बड़ी अच्छी बात होगी। c तो खत्म ही हो गया, c को मैं log c बोलने वाला था, चलो वो भी ठीक होता, पर यहाँ तो c खत्म ही हो गया। x को 1 डाला, y को 1 डाला, 0 हो गया, c आपका 0 आ गया। ओके, तो उससे कर्व क्या बन गई, उसे कर्व आपकी बन गई सिंपल सी, कर्व बन गई y, क्या बन गई कर्व बताओ, कर्व बन गई हाफ log y इक्वल टू log x, तो log y इक्वल टू ट्वाइस log x, तो मीन्स y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर। आपका आंसर आ गया y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर। सो ये कुछ चॉइस है, सी चॉइस मेरा आंसर आ गई, सिंपल सा क्वेश्चन था, सी चॉइस। ओके, तो डिफरेंशियल इक्वेशन का पहला क्वेश्चन आया हमारे पास, तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन आया डिफरेंशियल इक्वेशन का। स्लोप इज इक्वल टू 2y/x, तो y वाली चीज़ों को एक तरफ किया, x वाली चीज़ों को एक तरफ किया, उसको इंटीग्रेट किया, उसको इंटीग्रेट किया। ओके, वहाँ पर x को 1, y को 1 डाल दिया, c 0 आ गया, सो कर्व बन गई सिंपल सी। नाउ 70 क्वेश्चन तो करने की जरूरत नहीं मुझे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी क्या होता है, मीन, मीडियन, मोड, तो यहाँ पर मोड इज आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेंट्रल टेंडेंसी, मोड, आंसर फर्स्ट चॉइस, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71 तो आपको पता कितनी कॉमन टाइप है हमारे स्टैट्स की। द मीन ऑफ 200 आइटम्स वाज 50, लेटर इट वाज फाउंड दैट 2 items were misread as 92 and 8 instead of 192 and 88. What is correct mean? आपको पता है करेक्ट मीन का फार्मूला क्या होता है। करेक्ट मीन का फार्मूला ये बड़ी कॉमन चीज़ है, अब तो इतनी कॉमन चीज़ है। करेक्ट मीन का फार्मूला क्या होता है बच्चों, करेक्ट मीन का फार्मूला होता है इनकरेक्ट सम। पहले आपको इनकरेक्ट सम निकालना पड़ेगा। क्या करना होगा, पहले आपको इनकरेक्ट सम निकालना पड़ेगा। इनकरेक्ट सम
माइनस इनकरेक्ट वैल्यूज, आपको इनकरेक्ट वैल्यूज को माइनस करना पड़ेगा, इनकरेक्ट वैल्यूज प्लस करेक्ट वैल्यूज, इनकरेक्ट वैल्यूज प्लस करेक्ट वैल्यूज, करेक्ट वैल्यूज को वापस ऐड करना पड़ेगा डिवाइडेड बाय n। ये हमारा फॉर्मूला होता है कि पहले आपको इनकरेक्ट सम निकालना होगा, माइनस इनकरेक्ट वैल्यूज करनी पड़ेंगी प्लस करेक्ट वैल्यूज। इनकरेक्ट सम कैसे निकालते हैं? इनकरेक्ट सम निकालते हैं ऐसे n इंटू एक्स मीन। सम कैसे निकालते हैं? n इंटू एक्स मीन। यहाँ पर हमें मीन दिया हुआ है 200 का 50 जो इनकरेक्ट है। हमें क्यों इनकरेक्ट है? क्योंकि दो चीज़ें हमने इनकरेक्ट रीड कर ली हैं, दो चीज़ें हमने इनकरेक्ट रीड कर ली हैं, तो ये मीन आपका इनकरेक्ट है। तो जब पुराना मीन इनकरेक्ट है तो पुराना सम क्या है? इनकरेक्ट सम है क्या? इनकरेक्ट सम क्या है? इनकरेक्ट सम है बाय दैट फार्मूला n इंटू एक्स मीन। n यहाँ कितना है? 200 है और मीन यहाँ पर 50 है, तो इनकरेक्ट सम हो गया हमारे पास 10,000। ये इनकरेक्ट सम हो गया। इनकरेक्ट सम क्या हो गया? 10,000 माइनस इनकरेक्ट वैल्यूज। इनकरेक्ट वैल्यूज कौन सी है? 92 एंड 8। ओके, इंस्टेड ऑफ दैट 92 8 आपकी इनकरेक्ट वैल्यूज है और करेक्ट वैल्यूज कौन सी है? 192 एंड 88 बाय टोटल कितना है? n। ये हमारे पास एक्चुअल बाय n मीन्स कितनी आइटम्स थी यहाँ पर? यहाँ पर आइटम्स है n कितना था? n यहाँ पर था 200, तो n क्या है? 200। तो ये आपका एक्चुअल आंसर होगा। इनकरेक्ट सम, इनकरेक्ट वैल्यूज माइनस की प्लस करेक्ट वैल्यूज ऐड की बाय टोटल n 200। अब इसको आपका आंसर क्या आएगा? कैलकुलेशन थोड़ी सी करनी पड़ेगी आपको, बेसिक कैलकुलेशन है ये, थोड़ी सी करनी पड़ेगी। यहाँ पर आपका ये आपका 80 हो गया, दोनों को माइनस करके, ये माइनस करके 100 हो गया, ये 180 हो गया दिखा जाए। 180 जब ऐड करोगे तो 10180 आएगा। 180 ऐड किया तो ये आया, 0 0 कट गया तो 250 50.9 आपका आंसर आ गया 50.9। सो क्वेश्चन का अगर फार्मूला पता हो तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं फार्मूला पता हो तो क्वेश्चन मुश्किल भी हो सकता है। बड़ी फार्मूला आपको पता ही होता है, बड़ा बेसिक फार्मूला है, तो आप किसको नहीं फार्मूला पता है ये वाला। स्टैट्स का फर्स्ट डे का फार्मूला होता है कि वैल्यू रीड गलत हो गई, उस केस में मीन क्या होगा? 72 तो आपको पता ही है। कोरिलेशन कोएफिशिएंट क्या होता है? दैट ऑलवेज परफेक्ट, क्या पूछ रहा है? बिटवीन टू वेरिएबल इज परफेक्ट। तो जब टू वेरिएबल का कोरिलेशन परफेक्ट है, दो टाइप का परफेक्ट कोरिलेशन होते हैं, पॉजिटिव कोरिलेशन एंड नेगेटिव कोरिलेशन। परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन, परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। और परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन है उसका R होगा 1, और परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन है उसका R होगा -1। परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन R इज +1, परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन R इज -1। तो आपका आंसर क्या होगा? D चॉइस। ओके, सिंपल हमारा कोरिलेशन कोएफिशिएंट के रिजल्ट होते हैं, तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 73, एन अर्न कंटेन 8 वाइट 4 रेड बॉल्स। 8 वाइट है, वाइट बॉल्स कितनी है? 8 है, और रेड बॉल्स कितनी है? 4 है। आउट ऑफ विच 2 बॉल्स आर ड्रॉन रैंडम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ बॉल्स आर रेड। क्या कह रहा है? इतना सिंपल क्वेश्चन है। 2 बॉल्स निकाली, 2 बॉल्स निकालने का सैंपल स्पेस क्या होगा? 12C2। 2 बॉल्स निकालने का सैंपल स्पेस 12C2, बट बोथ बॉल्स आर रेड, तो रेड बॉल्स निकाली तो उसका वे क्या होगा? 4C2। 4C2 बाई 12C2, सिंपल क्वेश्चन। टोटल बॉल्स 12 है, वहाँ से 2 बॉल्स निकाली, सैंपल स्पेस 12C2, और बोथ बॉल्स रेड है, रेड बॉल निकालनी है उसका वे क्या? 4C2। 4C2 बाई 12C2 आपका आंसर आएगा 1/11। सिंपल क्वेश्चन, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। नाउ क्वेश्चन नंबर 74, 2 डाइस आर रोल्ड, प्रोबेबिलिटी दैट टोटल स्कोर इज प्राइम नंबर। 2 डाइस आर रोल्ड, 2 डाइस आप रोल करेंगे तो सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट्स होंगे? 6 × 6 36 एलिमेंट्स होंगे। तो सम इज प्राइम नंबर, सम ऑफ 2 डाइस क्या होना चाहिए? प्राइम नंबर होना चाहिए। तो आपको पता ही है कि प्राइम नंबर होने की पॉसिबिलिटीज क्या होती हैं। स्टार्ट विद 1, स्टार्ट विद 1 1 1, यस, 1 + 1 2 प्राइम नंबर हो गया। 1 + 2 3, यस, वो भी प्राइम नंबर हो गया। तो 1 2 हुआ तो साथ में 2 1 भी बोल दो, 1 2 हुआ तो साथ में 2 1 भी बोल दो, बिकॉज ये हुआ तो उसका उल्टा भी होगा। ओके, और कोई 1 वाला बताओ। 1 1 1 2 1 3 नहीं, 1 4, यस 1 4 भी हो गया। 1 4 5 हो गया, वही प्राइम होता है। 4 1 भी हो गया। और कोई 1 बोला? 1 5 नहीं, 1 6 भी हो गया। 1 वाले ज़्यादा हो गए, 1 6 भी हो गया, 6 1 भी हो गया, तो 1 वाले फिनिश हो गए। स्टार्ट विद 1, जितने प्राइम बन सकते थे, सम इज प्राइम, वो हो गए।
और स्टार्ट विद 2 कर दो। स्टार्ट विद 2, 2 के साथ 1 तो 1 को काउंट नहीं करना बिकॉज 1 वाले हो चुके हैं। स्टार्ट विद 2, 2 3, 2 3 हुआ तो 3 2 भी हुआ। स्टार्ट विद 2, 2 2 नहीं होगा, 2 3 हो गया, 2 4 नहीं होगा, 2 5 हो जाएगा, 2 5 हुआ तो 5 2 भी होगा। ओके और 2 6 नहीं होगा। अब 3 1 स्टार्ट करते हैं। 3 3 नहीं होगा, 3 4 होगा, 3 4 हुआ तो 4 3 भी होगा। और कुछ 3 4 3 5 नहीं होगा, 3 6 नहीं होगा। अब 4 वाली बात रहेगी, 4 3 हो चुका हुआ है, 4 4 नहीं होगा, 4 5 नहीं होगा, 4 6 नहीं होगा, 5 5 3 5 3 तो पहले हो चुका होगा, 5 4 नहीं होगा, 5 5 नहीं होगा, 5 6 हाँ 5 6 हो गया, 5 6 हो गया तो 6 5 भी हो गया। बस अभी होंगे मेरे ख्याल से 5 6 हो गया। अब और तो कोई काउंट नहीं होगा। ओके 6 वाले तो वैसे ही अब सारे पूरे हो चुके हुए हैं, 6 के साथ सारे काउंट हो चुके हुए हैं, तो बस यही होंगे। तो कितने हुए, कितने हुए? वो कह रहा कि कितने हुए, 15 कह रहा। देखिए 15 हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। यस 15 हो गए, बिल्कुल ठीक जा रहे हैं हम, 15 हो गए। ऐसे 15 केस बनते हैं। अब कई बच्चे कहते हैं सर इसको करना पड़ेगा। हाँ करना पड़ेगा, मैं नहीं कहता कि मेरे पास कोई शॉर्टकट है। सम अगर प्राइम है तो प्राइम आपको ढूंढना ही पड़ेगा। अब ये नहीं कह सकते सर इसका बताओ 15 क्यों आया, इतना टाइम वेस्ट हो गया हमारा। अब इतना टाइम तो मुझे लगता है वेस्ट करना पड़ेगा, ये टाइम तो आपको वेस्ट करना बनता ही है। जब सिंपल क्वेश्चन आते हैं तो आप कहते हैं नहीं सर इसके 2 सेकंड में कैसे हो गया। जो पिछले क्वेश्चन आए थे, इतने सिंपल क्वेश्चन आए थे, इसका आंसर क्या था +-1 विद इन 5 सेकंड, विद इन 2 सेकंड। जब ये क्वेश्चन आया था तो इसका आंसर क्या था, मोड विद इन 2 सेकंड। तब नहीं आपने बोला कि सर 2 सेकंड में क्यों हो गए। अब ऐसे क्वेश्चन जब आपके थोड़ा सा टाइम वेस्ट करते हैं तो आप कहते हो सर ये क्यों टाइम वेस्ट किया। ऑन दी एवरेज क्वेश्चन 1 मिनट का होता है, हर क्वेश्चन 1 मिनट का नहीं होता। कुछ क्वेश्चन 5 सेकंड के होते हैं, कुछ क्वेश्चन 2 मिनट के भी हो सकते हैं। ये क्वेश्चन आपका 1 मिनट का कर सकते हो, 1 मिनट का क्वेश्चन था, पर 1 मिनट में हो गया होगा ना। चलो 1 मिनट में तो 1.5 मिनट लगा होगा, पर जो भी है क्वेश्चन तो सॉल्व करना आपको, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया 15 बाई, आपका क्या प्रोबेबिलिटी बन गई, आपकी प्रोबेबिलिटी बन गई उस केस की 15 बाई टोटल 36। 15 बाई 36 आपका आंसर होगा, मीन्स 5/12 आपका आंसर आया, 5/12। ओके ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था, अच्छा भी क्या था, सिंपल क्वेश्चन था, बस थोड़ा टाइम वेस्ट हो गया सम इज प्राइम ढूंढने में। सम को प्राइम ढूंढने में थोड़ा सा टाइम लग गया। बट ऐसे क्वेश्चन तभी करो जब आपका बिल्कुल लास्ट टाइम, मीन्स कि जब आपको लगे कि टाइम थोड़ा बच गया आपके पास। जब लग रहा कि टाइम नहीं बचा हुआ तो फिर आप बाकी क्वेश्चंस को भी ट्राई कर सकते हैं। वह मुश्किल नहीं था, ये नहीं कहना कि मुश्किल था। मुश्किल क्वेश्चन 1-2 थे, मैंने बता दिए थे कौन से क्वेश्चन मुश्किल थे, बट ये क्वेश्चन मुश्किल नहीं था। 75 क्वेश्चन तो बड़ी पुराना मैथ्स का क्वेश्चन है, पहले भी कई बार आ चुका हुआ है। तो रिलेशन इज मीनिंगफुल, आपको पता है 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर नॉट कंपेरेबल। 2 complex numbers are not comparable. 2 complex numbers are comparable only if when B and D both 0. When complex numbers are real number. ये 2 complex numbers है, इसको compare कर रहा है. This is not possible. This is possible only when B and D both 0. When complex numbers are real number, then we can compare 2 complex numbers. तो यहाँ पर compare कर रहा है तो it means B and D both should be 0. तो answer is D choice. B and D both 0 means both are real number. Then we can compare 2 complex numbers. तो ये क्वेश्चन हमारे सारे कंप्लीट हो चुके हुए हैं। अप टू 75 जितने मैथ्स के क्वेश्चन थे PU 2021 वो हमें डिस्कस कर लिए हैं। 1-2 क्वेश्चन को छोड़ के या 2-3 क्वेश्चन को छोड़ के कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं था जो मुश्किल हुआ हो। बड़े सिंपल क्वेश्चन थे। मैंने टाइम कई बार इसलिए लगा दिया कि आपको समझाने में, साथ साथ में कॉन्सेप्ट भी आपको सिखा रहा था मैं। अदरवाइज़ अगर मैं करने वाला होता कि यस मैंने अपने आप करना है, या कोई अच्छा बच्चा करने वाला होता तो इन 40 क्वेश्चन को 25 मिनट्स में कर सकता था। PU में ऐसे ही होता है, 40 क्वेश्चन के लिए 40 मिनट नहीं चाहिए होते, 40 क्वेश्चन के लिए 25 मिनट्स भी काफ़ी होते हैं, क्योंकि सारे क्वेश्चन सिंपल होते हैं। मैक्सिमम क्वेश्चन असाइनमेंट्स के होते हैं, थ्योरी के होते हैं, हमारी क्लासेस के क्वेश्चन होते हैं। तभी लास्ट कई सालों से हमारा फर्स्ट रैंक आ रहा है। आपने देखा होगा जितने लास्ट ईयर के रिकॉर्ड देखोगे 5 आउट ऑफ फर्स्ट 5, कई बार 10 आउट ऑफ फर्स्ट 10 भी इन्फॉर्मेस के होते हैं। इवन कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं जो हमारे PU के पेपर नहीं भी देते। वो कहते सर हमारा यहाँ हो गया, हमारा वहाँ हो गया, PU पेपर लेट हुआ तो हमने उसको नहीं दिया। उसके बाद भी हमारे जो एवरेज बच्चा होता है हमारा, वो भी इसका फर्स्ट रैंक ले आता है। बिकॉज पेपर ऐसा आता है जो मैक्सिमम क्वेश्चन थ्योरी के होते हैं, असाइनमेंट्स के होते हैं, और वो बच्चा आराम से करके आ जाता है। ओके स्टूडेंट्स, तो इसकी तैयारी को कम्प्लीट रखो। अभी हमने पेपर डिस्कस कर रहे हैं, इसी सीरीज़ को हम कंटिन्यू करेंगे। जो हमारा यूट्यूब चैनल है इन्फोमैथ्स, कोर्स एडू इन्फोमैथ्स, उसको सब्सक्राइब करो। जो हमारी ऐप है कोर्स एडू, उसको डाउनलोड करो। देन आप ऐसे लेक्चर्स आप देखते रहोगे। जितनी PU की सीरीज़ है वो हम कंप्लीट कर रहे हैं, जितनी NIT की सीरीज़ है वो हम कंप्लीट कर रहे हैं, ऑलमोस्ट कंप्लीट है। उसको आप देख सकते हो प्लेलिस्ट में जाकर। PU की सीरीज़, NIT की सीरीज़, अब क्यूट का पेपर हमारे 2 हो चुके हैं,
3 हो चुके हैं, उसकी सीरीज़ भी है हमारे पास। तो सारी सीरीज़ जो है पुराने पेपर्स की हम कंप्लीट करके आपको दे रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।